नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवेश चंद्र ठाकुर ने सभापति के पद से दिया इस्तीफा। अब सीएम नीतीश तक तय करेंगे नया नाम। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर इस बार सीतामढ़ी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में थे और उन्हें जीत भी हासिल हुई। ऐसे में अब आज उन्होंने विधान परिषद के सभापति पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब सभापति की कुर्सी खाली हो गई है। इसके लिए कई नामों की चर्चा है। हालांकि बीजेपी के पास विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी है। ऐसे में विधान परिषद के सभापति की कुर्सी जेडीयू के पास ही रहेगी। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी रहेगा 100% स्ट्राइक रेट, बोले एलजेपीआर सांसद। जल्द ही दूसरे राज्यों में देखेगी हमारी पार्टी की धमक। लोजपा रामविलास की दिल्ली में अहम बैठक हुई है। इस बैठक के बाद नवनिर्वाचित सांसद राजेश वर्मा ने बड़ा बयान दे दिया है। राजेश वर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटों पर जीत दर्ज की है, ठीक इसी तरह का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में भी करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रकोष्ठ अध्यक्ष शामिल हुए। आम बजट की तारीख आई सामने। 22 जुलाई को वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। केंद्रीय बजट 2024 22 जुलाई को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे 3 जुलाई को जारी होने की उम्मीद है। इससे पहले आम चुनाव को लेकर 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट लाया गया था और अब लोकसभा चुनावों का पूरा होने के बाद नई सरकार गठित हो चुकी है, जो पूर्ण बजट की घोषणा करेगी। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू ने तय किया कैंडिडेट। कालाधार मंडल को मिला टिकट। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि वहां से विधायक बीमा भारती के विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद कई लोग अपनी दावेदारी महागठबंधन में पेश कर रहे हैं। खबर तो यह भी सामने आ रही है कि यहाँ से बीमा भारती के पति निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस बीच अब जेडीयू ने इस सीट को अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव थेथराई करते हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार गया पहुंचे जीतन राम मांझी। कहा, पहले राबड़ी आवास में होता था नेगोशिएशन। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार जो 2005 से पहले थी, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे तेजस्वी हो या लालू यादव हो, इन दोनों को अपराध पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्हें पहले अपना पुराना इतिहास देखना चाहिए, उसके बाद कुछ भी बोलना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने निकाली 51 नॉन एग्जीक्यूटिव की भर्ती। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बैंगलोर कॉम्प्लेक्स में नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना 2 जून को जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की आखिरी तारीख 26 जून निर्धारित की गई है। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित 200 रुपए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा, जिसे SC, ST, PWBD और एक्स अप्रेंटिस उम्मीदवारों को नहीं भरना है। आपको बता दें कि आधिकारिक वेबसाइट hal/india.co.in पर भर्ती अधिसूचना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी दिल्ली में 231 मॉनिटर और अन्य पदों की भर्ती। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी दिल्ली में कंटेंट ऑडिटर, सीनियर मॉनिटर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट मैनेजर, प्यून, सीनियर शिफ्ट मैनेजर और अन्य के लिए 231 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 जून निर्धारित की गई है। आधिकारिक वेबसाइट basil.com पर अपना एप्लीकेशन आप ऑनलाइन माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार बिहार आएंगे पीएम मोदी। सीएम नीतीश के गृह जिले में तय है कार्यक्रम। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 19 को नालंदा आएंगे। वह यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पीएम मोदी का पहला सरकारी कार्यक्रम देश के अंदर होगा। पीएम मोदी 19 जून को नालंदा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि पूर्वा 10 बजे विशेष विमान से प्रधानमंत्री गया हवाई अड्डे पर उतरेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के लिए निकलेंगे। जो अहंकारी बन गए उनको राम ने 241 पर रोक दिया। मोहन भागवत के बाद अब इस आरएसएस नेता ने मोदी शाह पर उठाया सवाल। इस चुनाव में भाजपा को अकेले दम पर बहुमत न हासिल करना। अब इस चर्चा के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया है। बता दें कि इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। भगवान ने अहंकार के कारण 241 पर ही उन्हें रोक दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी।
कुशवाहा को मजबूत करना भाजपा को पड़ा महंगा, सवर्ण, कोइरी और पासवान हुए बीजेपी से नाराज। समीक्षा बैठक में हुआ खुलासा। भाजपा की समीक्षा बैठक में हर रोज नई नई बातें निकलकर सामने आ रही है। पिछले दिनों यह बात सामने आई कि जेडीयू का वोट भाजपा को नहीं मिला। उसके बाद अब यह बात निकलकर सामने आई है कि कुशवाहा समाज के गोलबंदी से राजपूत समाज भाजपा से नाराज हो गए हैं और कोइरी, सवर्ण और पासवान समाज में भी नाराजगी देखने को इस बार मिला है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम नीतीश ने 29 जून को दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक। कई मुद्दों पर होगा गहन मंथन। जेडीयू की तरफ से आगामी 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और राज्य मंत्री बने रामनाथ ठाकुर भी शामिल होंगे। इसके अलावा इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे। वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी, राहुल ने दिए बड़े संकेत। दरअसल एक प्रतिष्ठित मीडिया चैनल से बात करते हुए राहुल गांधी ने यह संकेत दिए हैं कि यदि वह रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं तो प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा है कि यदि वाराणसी से उनकी बहन चुनाव लड़ती है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 लाख वोट से चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली राहुल गांधी अपने पास रखेंगे और कांग्रेस की सुरक्षित सीट माने जाने वाले वायनाड पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हटाए गए, दूसरे विभाग की मिली जिम्मेदारी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बिहार सरकार ने हटा दिया है। उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। बता दें कि के पाठक अगले आदेश तक महानिदेशक बीपाई पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववर्त बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे ललन सिंह, तेजस्वी पर किया हमला, कहा बिलाई के भाग्य से छीका नहीं टूटता। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ललन सिंह शुक्रवार को दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। पटना एयरपोर्ट पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं तेजस्वी यादव के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश के राज्य में यादवों को टारगेट कर गोली मारी जा रही है, इस पर ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी के इस बयान का जवाब तेजस्वी से ही लीजिए। उनको कोई काम नहीं है, घटनाएं होती हैं और जो भी इसे अंजाम देगा वो जेल जाएगा। इसे जाति से थोड़ी ही देखा जाता है। तेजस्वी यादव फालतू की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए ललन सिंह ने आगे कहा कि बिलाई के भाग्य से छीका नहीं टूटता। वीडियो वायरल होने के बाद पटना के इस पुल को देखने पहुंचे रहे लोग, इंटरसिटी ट्रेन का 3D पेंटिंग बना आकर्षण का केंद्र। पटना में एक ओवर ब्रिज को देखने के लिए लोगों की इन दिनों भीड़ उमड़ रही है। दरअसल पटना नगर निगम की ओर से ब्रिज में थोड़ी पेंटिंग करवाई गई है। बता दें कि ये पेंटिंग जो है वो 3D पेंटिंग है। अब आप भी इस ब्रिज को देखना चाहते हैं तो आ जाइए पटना के एग्जीबिशन रोड के पास, जहां चिरैया टाट पुल को ट्रेन का लुक दिया गया है। इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आपको अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं होगा। जिस तरह से इसकी 3D पेंटिंग की गई है, ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन गुजर रही है और यात्री ट्रेन की बोगी में बैठे हैं। कुवैत अग्निकांड में गोपालगंज के शिव शंकर सिंह की मौत, श्रम संसाधन विभाग ने की पुष्टि। कुवैत में दक्षिणी शहर मंगाफ में 12 जून को 7 मंजिला इमारत में आग लगने से कम 49 श्रमिकों की मौत हो गई थी और 50 अन्य घायल थे। बता दें कि गोपालगंज थाना क्षेत्र के सपहा गांव के रहने वाले शिवशंकर सिंह की इस हादसे में मौत हो गई है। श्रम संसाधन विभाग बिहार ने हादसे में शिवशंकर सिंह का नाम और डिटेल जारी कर मौत होने की पुष्टि की है। फिर खुला मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का फाइल, सीबीआई रडार पर ब्रजेश ठाकुर के कई करीबी। बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि सीबीआई ने एक बार फिर से इस मामले में शहर के कई लोगों को रडार पर लिया है। ब्रजेश ठाकुर और उसके एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति से जुड़े करीबियों पर सीबीआई की नजर है। बता दें कि एनजीओ से जुड़े रहे कई लोगों को मामले में सीबीआई पूछताछ कर रही है। पटना के फेमस मॉल पर लगा लाखों का जुर्माना, नोटिस देकर पूछा क्यों न कर दे बंद।
राजधानी पटना के सबसे फेमस मॉल में शुमार सिटी सेंटर मॉल को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि इस मॉल के ऊपर 79,12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया है और 15 दिनों के अंदर इसका जवाब भी देने को कहा गया है। यह नोटिस प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के तरफ से दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह शिकायत मिली थी कि मॉल के पीछे और रेजिडेंसी टावर के आगे मॉल का एयर कंडीशनिंग चिलर प्लांट से ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है। लोकसभा चुनाव में बेटी कट रहे पशुपति पारस को लगा बड़ा झटका। भवन निर्माण विभाग ने छीन लिया पटना का पार्टी कार्यालय। लोकसभा चुनाव में बेटी कट रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा को बिहार भवन निर्माण विभाग ने बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि विभाग ने पटना के हवाई अड्डा रोड स्थित लोजपा कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किए जाने के बाद आवंटन को रद्द किया गया। इस संबंध में विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब रालोजपा को पार्टी के कामकाज से संचालन के लिए एक नया कार्यालय खोजने की जरूरत है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर हुए पद्मश्री से सम्मानित। भाषा, शिक्षा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है अनुकरणीय योगदान। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर को राष्ट्रपति की ओर से जिलाधिकारी पटना शीर्षित कपिल अशोक द्वारा शुक्रवार को पद्मश्री पुरस्कार से भेंट किया गया है। सुरेंद्र किशोर को भाषा, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष घोषित पद्म पुरस्कारों में सुरेंद्र किशोर का नाम शामिल था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली जाकर पुरस्कार वो नहीं ले पाए थे और अब उनके सम्मान में पटना जिलाधिकारी ने उनके आवास पर जाकर उन्हें ये पुरस्कार भेंट किया है। सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बनाने के लिए जारी टेंडर में भारी गड़बड़ी, होगा रद्द। बीजेपी विधायक ने पकड़ी गड़बड़ी, निविदा कैंसिल करने को लिखा पत्र। पूर्वी चंपारण में शिक्षा विभाग द्वारा निकाले गए टेंडर में गड़बड़ी पकड़ी गई है। जी हां, इस संबंध में सत्ताधारी दल के विधायक ने टेंडर प्रकाशन पर सवाल उठाया है और रद्द करने को लेकर पत्र भी लिख दिया है। ढाका के भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को पत्र लिखकर टेंडर रद्द करने को कहा है। इस कार्य के लिए जिले के 102 विद्यालयों में वर्ग कक्षा निर्माण कराने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से टेंडर निकाला गया है। ध्वस्त होगा दिल्ली में अवैध रूप से बना शिव मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यमुना बाढ़ क्षेत्र के करीब गीता कॉलोनी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त करने के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की अवकाश पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। क्या फिर जेल से बाहर आएगा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम? 21 दिनों के फरलो के लिए खटखटाया न्यायालय का दरवाजा। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपने आवेदन में डेरा प्रमुख ने दावा किया है कि वह उस संस्था के धार्मिक प्रमुख हैं जहां हर 2 साल में एक बार जून के महीने में नियमित स्वयं सेवकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सेवादार श्रद्धांजलि भंडारा का आयोजन किया जाता है। गंभीर बीमारियों और अथवा अन्य कारणों से अपनी जान गंवा दी है गुरमीत राम रहीम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उन्हें 21 दिन की फरलो देने का निर्देश देने की मांग की है। यह अल्पमत की सरकार कभी भी गिर सकती है। मोदी 3.0 को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी 3.0 को अल्पमत की सरकार बताया है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए गलती से एनडीए की सरकार बन गई है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यह अल्पमत की सरकार है, यह सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहेंगे कि यह चलता रहे, ये देश के लिए अच्छा हो, हम मिलकर देश को मजबूत करने के लिए काम करें। सीबीआई जांच कराने की याचिका पर एनटीए और सरकार को नोटिस, सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 14 जून को नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने और पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को करने की बात कही है। साथ ही कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाने की बात भी दोहराई। गौरतलब है कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर परीक्षा रद्द करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।